बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुबह अच्छी हुई होगी, फ्रेश उठे होंगे। और अगर आप फ्रेश नहीं, वैसे आजकल सुबह सुबह अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपको ट्रैफिक बहुत कम मिल रही होगी। आई गेस स्कूल्स बंद होने की वजह से ट्रैफिक का फ्लो खासा कम है, और शायद मैं थोड़ा जल्दी भी आती हूँ, उधर से भी मुझे ट्रैफिक थोड़ी कम मिलती है। लेकिन उसके बावजूद जब छुट्टियाँ आ रही होती हैं या छुट्टियाँ ईद का एक जो कह लें छुट्टियों का सिलसिला होता है, उसमें भी ट्रैफिक नॉर्मली कम होती है, क्योंकि लोग बहुत सारे अपने आबाई शहरों में चले जाते हैं। और आजकल तो स्कूल्स का रश काफ़ी हद तक कम हुआ है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में स्कूल की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। सो आई होप कि आपके घर में लाइट आ रही होगी। अगर लाइट आ रही है तो आप बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में बहुत लंबी लंबी लोड शेडिंग्स भी हो रही हैं। और वो क्यों हो रही हैं ये तो बता सकती है हुकूमत ही, लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि अगर आपको इस गर्मी में बगैर लाइट के बैठना पड़े तो अल्लाह ना करे कि आपको ऐसी नौबत आए, आपको लाइट एटलीस्ट मिल जाए, कि आपका पंखा चलता रहे, ये बड़ा ज़रूरी है। और बारिशों के हवाले से भी जी महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है। मानसून बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो गया। इनफैक्ट एक बारिश हुई है, कल भी हल्की फुल्की जो कह लें बारिश हुई थी, और अब ये सिलसिला स्पेल रहेगा। सो लेट्स होप कि ये बारिशें रहमत की बारिश हों और जहमत की साबित ना हो। इसके साथ साथ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे बात करते हैं, लेकिन आगाज़ में हमने चूँकि पेंशन इस्लाहात के हवाले से हमने अपने शोज़ में डिस्कशन की है, बहुत चर्चा था, बिल आखिर हुकूमत ने इनको मंजूर कर लिया इन इस्लाहात को, जो कि नए भर्ती होने वाले जो सिविल मुलाजमीन हैं उनके लिए 1 जुलाई 2024 से, जबकि मुसल्लह फ़ौज के लिए 1 जुलाई 2025 से जो डिफाइंड कंट्रीब्यूटर सिस्टम है उसका इतलाक़ होगा। तरक्याती बैंक की मुताबिक जी उनके तरफ से निशानदेही की गई थी कि पेंशन सिस्टम में इस्लाहात ना होने की वजह से जो कौमी पेंशन की लागत है वो 10 साल में 100 खरब तक पहुंच जाएगी। एंड इट्स अ ह्यूज नंबर, जिसके चलते हुए ये तमाम तब्दीलियां की गई हैं। और ख़जाने पे बोझ को कम करने के हवाले से भी एफर्ट की जाएगी कि जी ये पेंशन का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। मुजव्वज़ा जो 13 तरमीम है पेंशन स्कीम के लिए, वो उसके हवाले से कुछ इतलात आई हैं। तो हम इसी हवाले से आज आगाज़ में डिस्कशन करेंगे कि जो पेंशन मुलाजमीन है, जो पेंशन जिनको मिलती है, उनके लिए किस तरह से रोल को डिफ़ाइन किया गया है। इस पर पहले अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे, थोड़ी डिटेल्स ले लेंगे इन तरामीम को लेकर, और फिर जो इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उस पर भी बात कर लेंगे। हमारे साथ जी इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर नदीम अहमद अशरफी साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं अगीगा पंजाब के ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रांट अलायंस के। उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद होंगे। मुर्तज़ा, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो हम ज़रा आपसे इसकी सारी डिटेल्स चाहेंगे कि आप ये जो पेंशन इस्लाहात का मामला है, और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है और बजट के अंदर भी इसकी डिस्कशन रही है, थोड़ी सी हमारे साथ डिटेल्स शेयर करें ताकि फिर हम इस पर फर्दर डिस्कशन कर सकें। थैंक यू अर्मिला फॉर हैविंग मी। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2000 अरब रुपए का इस वक्त बोझ है पेंशन का, जो हुकूमत पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ा है, तो ये सारी की सारी जो रिहर्सल और प्रैक्टिस की जा रही है, ये इस बोझ को कम करने के लिए की जा रही है। तो जो पेंशन स्कीम है उसमें जो मेजर चेंज की गई है वो तो कंट्रीब्यूटरी एक फ़ंड कायम किया जाएगा। इसके अलावा 13 से ज़ायद जो इसमें मुजव्वज़ा तरामीम भी डिस्कस की गई हैं। अभी जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है उसने इसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन वफाकी काबीना से इसकी मंजूरी होना अभी बाकी है। तो जो तजावीज़ सामने आई हैं उसमें एक तजवीज़ ये भी है कि अगर इससे पहले जो सिस्टम चल रहा था वो ये था कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम रिटायर होने के बाद कोई दूसरी सरकारी मुलाजमत करता था तो उसको ना सिर्फ मुलाजमत की तनख्वाह मिलती थी, बल्कि उसको पहली जो मुलाजमत थी उसकी पेंशन भी मिल रही होती थी। तो इसको चेंज किया गया है, यानी अब अगर वो मुलाजमत दूसरी सरकारी मुलाजमत करता है तो या उसको पेंशन मिल सकेगी पहले वाली, या फिर वो नई जो सरकारी मुलाजमत है उसकी तनख्वाह ले सकेगा। इसके अलावा थोड़ी सी चेंज और की गई है कि अगर किसी शख्स की मौत हो जाती है जो पेंशन ले रहा हो, तो उस सूरत में जो उसके अहले खाना है उसको 10 साल तक पेंशन मिलेगी, और दौरान मुलाजमत अगर किसी सरकारी मुलाजिम की मौत हो जाती है तो उसके अहले खाना को 25 साल तक जो पेंशन है वो मिलती रहेगी। इसके अलावा एक और चेंज ये की गई है कि अगर पेंशनर के जो बच्चे हैं वो खुदा न खास्ता माजूर हैं तो फिर उनको फॉर लाइफ टाइम जो है वो पेंशन मिलती रहेगी। इसके अलावा जो मियाँ बीवी दोनों अगर सरकारी मुलाजिम हैं तो उन दोनों को भी पेंशन मिलती रहेगी। तो इस तरह की ये चेंजेस की गई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चेंज की गई है कि एक कंट्रीब्यूटरी जो फंड है पेंशन के हवाले से वो कायम किया जाएगा। अच्छा, ये कंट्रीब्यूटरी
फंड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, किस तरह से ये ऑपरेट करेगा? जिससे आपने खुद भी कहा कि बहुत सारे, आपको पता है, हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द इवन जिन जो सरकारी मुलाजमीन रहे हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज होता है फिर आफ्टर रिटायरमेंट के वो किस तरह से अपने एंड्स को मीट करें, और फिर उनके बच्चे हों या उनकी फैमिलीज़ हो, अगर उनके बच्चे नहीं है तो उनकी बेवा है खुदा न खास्ता, तो उनको इस पेंशन सिस्टम पर रिलाई करना पड़ता है। उनके लिए किन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को रखा है और इस कॉन्ट्रीब्यूटरी सिस्टम के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। आज बिल्कुल इस तरह का जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम है, इससे पहले ये हमें प्राइवेट इदारों के अंदर नज़र आता है, और 2022 में खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो भी ये सिस्टम लेके आ चुकी है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो उसमें 12% कंट्रीब्यूट कर रही थी, और जो पेंशनर है उसकी तनख्वाह से 10% कट हो रहा था। असल में कंट्रीब्यूटरी जो पेंशन सिस्टम है वो इस तरह का होता है कि एक फ़ंड कायम कर दिया जाता है जिसमें जो सरकारी मुलाजिम है उसकी तनख्वाह से एक सर्टन अमाउंट कट होती है जो उस फंड में चली जाती है, और इसमें दूसरी तरफ जो हुकूमत की तरफ से भी फंड दिया जाता है। लेकिन अभी जो पेंशन स्कीम मुतारिफ कराई गई है, इसमें हुकूमत जो फंड है, फंड में कितना कंट्रीब्यूट करेगी इस हवाले से भी वाज़ेह नहीं है, क्योंकि ये कानून तो बन चुका है, लेकिन अभी रूल्स बनाए जाएंगे और वो रूल्स अभी सामने आएंगे कि हुकूमत इसमें कितना कंट्रीब्यूट करेगी और सरकारी मुलाजिम इसमें कितना कंट्रीब्यूट करेगा। इसमें होता ये है कि एक फ़ंड कायम कर दिया जाता है, वो फ़ंड किसी प्राइवेट इदारे को दे दिया जाता है या किसी बैंक को दे दिया जाता है। जो पेंशन जो कट की जा रही होती है सरकारी मुलाजिम की, उसको भी इन्वेस्ट किया जाता है, और अगर उसके ऊपर भी कोई प्रॉफिट आता है तो वो भी उस फंड में वापस आ जाता है। तो उस वहाँ से जो पेंशनर्स हैं उनको स्कीम दी जा रही होती हैं। तो बेसिकली जो खैबर पख्तूनख्वा में एक मॉडल अपनाया गया, उसी मॉडल को वफाकी हुकूमत भी अपनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी इसमें रूल्स बहुत सारे हैं जो बनाए जाएंगे, अभी तो सिर्फ ये कानून बना है। दूसरी जानिब जो आपने पूछा कि सिर्फ 10 साल तक लोगों को जो वो पेंशन मिलेगी, जो अहले खाना है, जैसे कोई बेवा औरत है तो उसको भी पेंशन मिलेगी। तो अभी इन रूल्स को जो वाज़ेह होना बहुत ज़रूरी है, अभी इस पर काम जारी है, अभी वफाकी काबीना के सामने ये पेश किया जाएगा, अभी इस पर डिस्कशन होगी और उसके बाद वाज़ेह तौर पर जो है वो चीज़ सामने आ सकेगी। लेकिन जो मेजर जो डेवलपमेंट इस हवाले से ये हुई है कि एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फ़ंड बनाने का उसूली तौर पर फैसला कर लिया गया है, और ये सिर्फ इस वजह से किया गया है कि जो एक पेंशन का बोझ बढ़ता जा रहा है हुकूमत के ऊपर, जिस तरह अगले 10 साल तक ये तखमीना लगाया जा रहा है कि कोई 100 खरब तक ये जो बोझ है ये चला जाएगा, जो कि अभी 2000 अरब रुपए के करीब है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मुर्तज़ा, आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में हमें एलेबोरेट करके सारे प्रोसेस को समझा दिया है। दो किस पर फर्दर डिस्कशन कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर, आपने मुर्तज़ा की बात सुनी और कॉन्ट्रीब्यूटरी सिस्टम को भी याद किया है। मेरा पहला सवाल ये होगा कि जिन चेंजेस के हवाले से अभी मुर्तज़ा जिक्र भी कर रहे थे, क्या वाकई ये चेंजेस या तरमीम करने से जो कौमी ख़जाने पे एक बोझ है वो कम होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इन्होंने मतलब पेंशन्स में रिफॉर्म्स की हैं, ये रिफॉर्म्स आप अगर देखें तो ज़्यादातर इसका इफ़ेक्ट जो है ये नए आने वाले मुलाजमीन के साथ इन्होंने रखा है। अब आप देखें ना, कंट्रीब्यूटरी जो पेंशन है अगर उसके ऊपर बात की जाए तो ये 1 जुलाई से 2024 से ये अप्लाई होना है। अब आप देखें कि इसका इफ़ेक्ट जो है ये मतलब अगर कोई बंदा रिटायर होगा, कोई सरकारी मुलाजमी 35 साल बाद या 40 साल बाद उसने रिटायर होना है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब मौजूदा जो आपका माली बुरहान है उस पर इसका कोई इम्पेक्ट होना ही नहीं है। देखिए, जो मौजूदा इस वक्त सरकारी मुलाजमीन हैं जो अगले 10 साल में मतलब रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, अब आप देखें 10 साल में जो रिटायर हो रहा है वो तो उस कंट्रीब्यूटरी स्कीम में आएगा ही नहीं। तो लिहाजा गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो तो उसी तरह से एग्जिस्ट करना है। जी, जो अभी रिटायर हो रहे हैं उन्होंने तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। जब उन्होंने कंट्रीब्यूट ही कोई नहीं किया तो उनको कंट्रीब्यूटरी फंड से मतलब कैसे आप अच्छा, यानी आप कहने ये चाह रहे हैं कि जो टेक्निकलिटीज़ है इसको मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ये इम्प्लीमेंट होता है फ़ौरन से ही या चंद महीनों के बाद भी, तो जो शख्स 10 या 5 साल बाद रिटायर होने वाला है उसके लिए चैलेंजेस होंगे कि उसको कंट्रीब्यूटरी फंड के अंदर इतने उसके जो कह लें इकट्ठे नहीं हुए होंगे पैसे। हाँ,
तो ये गवर्नमेंट को मतलब ये फाइनेंस तो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो सिस्टम आपने जनरेट करना है, वो करना है, उसने विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी एवोल्यूशन होनी है, उसमें अभी स्ट्रक्चर ही कोई नहीं है। आपने वो स्ट्रक्चर बनाना है, फिर आगे उस पर वर्किंग होगी। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि देखें, एक बात तो ये भी है, हम सब जानते हैं कि किसी ना किसी घर के अंदर, इवन माय अब्बा इज रिटायर्ड जो सरकारी मुलाजिम है, बट अब एक सिस्टम चल रहा है कि जी एक शख्स की डेथ हो गई, उसकी फैमिली को मिल रही है, बेवा को मिल रही थी, फिर अगर उनकी भी खुदा न खास्ता डेथ हो गई है तो आगे उसके बच्चों को भी मिले जा रही है। दो के बच्चे अगर इंडिपेंडेंट भी हो गए हैं, बड़े भी हो गए, वो पेंशन सिस्टम चलता जा रहा है। सो इसको अगर फिल्टर किया जाए, डोंट यू थिंक कि ये एक अच्छा इकदाम भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो कौमी खजाने पे हम एक बहुत बड़ा बोझ जिसको समझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर हो? मैं कहता हूँ कि कौमी खजाने पे बोझ वाली पहली बात तो ये है कि ये जो पेंशन मिलती है जी, ये तो एक वजीफ़ा है जो कि मतलब एक सरकारी मुलाजिम ने अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ पे सर्व किया है, और ये अर्निंग नहीं है। कभी ये कहते हैं कि इस पे जो है टैक्स लगाया जाएगा, देखें ऑनरेरियम है और इस पे टैक्स लगाने वाली बात ही बड़ी अजीब है। अब आप देखें कि 10 साल बाद अगर मतलब सरकारी मुलाजिम की बेवा है, उसकी आप पेंशन बंद कर देंगे तो उसके बाद वो अपने घर का चूल्हा चलाएगी कैसे? देखें ना, मतलब बच्चे जवान हो गए, उनकी शादियां हो गई, वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं। तो ये एक आसरा था जो कि सरकारी मुलाजमीन को मतलब आफ्टर रिटायरमेंट जो है उस पर उनका गुजारा होता था, और वो भी कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट की वजह से भी है कि अब आप देखें ना 10 साल के बाद वो खातून करेगी क्या? वो क्या दर बदर जाके मतलब वो भिखारियों की तरह करेगी? अच्छा, अब एक और इसमें फैक्टर भी मुतज़न जहाँ जिक्र किया कि एक सरकारी मुलाजिम अगर वो पेंशन ले रहा है और अब उसके बाद वो दूसरी को सरकारी नौकरी करता है तो उसको वो पेंशन मिलेगी या वो जॉब मिलेगी? तो ये तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये राइट सही है कि अगर वो जॉब कर रहा है, वो इन सर्विस है, तो उसके लिए वो तनख्वाह और वो पेंशन किसी और के हिस्से या किसी और तरीके से उसको कंपनसेट किया जा सके? देखिए ना, इस पे भी मतलब जब आपने मतलब सेकंड जॉब दी है तो उसकी एक टर्म्स एंड कंडीशन आप जो मुलाजम होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है, उसके साथ फिक्स करते हैं। अब आपने उस वक्त उसके साथ ये फिक्स नहीं की। सेकेंडली मैं आपको बताऊँ कि अगर आप रियलिटी पे जाए ना तो सेकेंड जॉब करता कौन है? देखिए, जितने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं चीफ सेक्रेटरी लेवल के और सेक्रेटरी लेवल के, ये कहाँ जाते हैं आफ्टर रिटायरमेंट? ये कहीं पीपीएससी में चले जाते हैं, कहीं ये पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में जाके सेकंड जॉब कर रहे होते हैं, या आपकी जो डिफेंस के आर्मी के लोग हैं ये आके मतलब सेकंड जॉब करते हैं। एक आम सरकारी मुलाजिम जो है उसको सेकंड जॉब मिलती नहीं है। और या फिर क्या करते हैं कि जो आम फौजी हैं मतलब वो रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद वो कहीं गार्ड की किसी बैंक में नौकरी कर रहे होते हैं। ये इस तरह के लोग हैं जो कि सेकंड जॉब करते हैं। तो मेरी राय के मुताबिक ये कोई इतनी सिग्निफिकेंट अमाउंट है ही नहीं जो कि इस तरह से कर रहे हैं। आपके मुताबिक अगर ये इकदाम इम्प्लीमेंट होने चाहिए तो इस पर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस या थॉट होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया जी। इस हवाले से हम बात कर रहे थे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज कुछ हमने पॉलिटिकल डिस्कशन बात के लिए रखी थी क्योंकि हमने कहा पहले पेंशन इस्लाहात के हवाले से बात करें। अब चूंकि सियासत के अंदर कुछ ना कुछ ट्विस्ट आते रहते हैं, आजकल बड़ी इंटरेस्टिंग कह लें अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स हमें टीवी पे सुनने को मिलती हैं। जो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं वो मौजूदा पार्टी अरकान के ऊपर बात कर रहे हैं, फिर जो मौजूदा अरकान हैं वो ऐसे काउंटर जवाब दे रहे हैं और वो इतने जो कह लें ना तनकीद हो रही है एक दूसरे के ऊपर। लेकिन जहाँ पर हम तनकीदी या लफ्जी गोलाबारी की बात करते हैं वहाँ मखसूस नशिस्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जी 9 जुलाई तक समाअत को मुलतवी कर दिया है। अब ये देखना है कि आइंदा आने वाले दिनों में समाअत के बाद क्या मामला किस तरफ जाता है और जो मखसूस नशिस्तों का मामला है इससे मुल्की सियासत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। दूसरी जानिब जी अगर पीटीआई की मैंने जहाँ बात की है तहरीक इंसाफ की, वहाँ के जो उनके पुराने तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी थे वो मौजूदा क़यादत के ऊपर बहुत इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, इख्तलाफात
इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। मुख्तलिफ टीवी शोज़ के ऊपर बैठकर एक दूसरे पर तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी फलाने की तो ज़रूरत नहीं थी, फलाने का ये रोल रहा है। ये क्या मामला है? दूसरी जानिब PTI में जो ग्रुपिंग का मामला है उस पर जो बानी तहरीक इंसाफ हैं, बानी PTI हैं, उन्होंने भी कहा है कि जी उन्होंने इतराफ़ किया है कि PTI के अंदर इस पर ग्रुपिंग मौजूद है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। दोनों ग्रुप्स को उन्होंने जुमेरात को जेल में बुला लिया, यानी उन्होंने कहा कि जुमेरात को जेल में बुलाकर उनसे बात की जानी आज के दिन। इस हवाले से भी हम बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब मौजूद है। थैंक यू वेरी मच पराचा साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शौकत पराचा साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, अब आवाज़ आ रही है जी पराचा साहब, ये जो एक दूसरे पर पुराने जो खिलाड़ी हैं वो नई जो मौजूदा इनफैक्ट क़यादत है उसके ऊपर बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं तहरीक इंसाफ के, और अब फवाद चौधरी साहब एक बार फिर मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने फिर वही धुआंधार टीवी शोज़ के अंदर जो कह लें बातचीत शुरू की है। क्या समझ रहे हैं, ये लफ्ज़ी गोलाबारी का कुछ असर होगा? गोलाबारी नहीं है, ये बड़ा सीरियस इशू है। जो PTI 10-12 साल जो बनाने वाले थे, जो पॉलिटिशियन हैं, वो कनेक्शन का इशू है। पराचा साहब को दोबारा कॉल कनेक्ट कीजिएगा। उनके मुताबिक ये वाकई एक सीरियस इशू है, क्योंकि जो पुराने खिलाड़ी या पुरानी जो पार्टी मेंबर्स थे उनके लिए नई क़यादत के जो भी रोल है, जिस तरह से भी वो उसको देख रहे हैं, उनके लिए वो काबिल कबूल नहीं है। साथ साथ जी इमरान खान साहब ने उमर अयूब की जो पार्टी के लिए खदमात हैं उसका इतराफ़ किया है और कोर कमेटी के हवाले से कहा है कि जिन्हें कोर कमेटी का ये मौक़िफ़ है कि जिन्हें निकाला जा चुका है उनकी पार्टी में अब दोबारा कोई जगह नहीं बनती। और ये जो तमाम तर बयानात हैं रऊफ़ हसन साहब के मुताबिक ये गैर मुतल्लिका हैं और पार्टी पे या उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर या उसके तमाम तर जो एक्शंस है उस पर कोई असर नहीं होगा, ये भी कहा गया है। जी पराचा साहब, आपको आवाज़ आ रही है? पराचा साहब से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। ये सारी सूरत हाल जो है ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ जो कि अब बहुत मज़ाहमती सियासत की जानिब आ रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी जैसे ही मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे वो रोड्स पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। ये सारी चीज़ें कहाँ पे PTI के तहरीक इंसाफ की फेवर में होंगी, जबकि इस तरह के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो सामने आ रहे हैं और पार्टी के अंदर भी जो मुतज़ाद बयानात हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं के, वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे कंसर्न्स को जन्म देते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ जो बानी PTI हैं उनकी गैर मौजूदगी के अंदर इस पार्टी की पॉलिसी को लेकर चलना या इसको इकट्ठा जोड़ के लेकर चलना, क्या ये एक चैलेंज है या वाकई ये इख्तलाफात अब बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, इसीलिए वो मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं और जो मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। अच्छा जी, ये तो हम बात करें, लेकिन साथ साथ चूँकि मेरे सामने अखबार पड़ा है, मैं आपके साथ एक और अच्छी खबर शेयर कर देती हूँ जो कि मुझे शुरू में शेयर करनी चाहिए थी। तारीख में पहली मरतबा जी जो खातून हैं आलिया नीलम साहिबा, उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने का फैसला किया गया है। 142 ईयर्स के अंदर हिस्ट्री में ये पहली बार होगा कि लाहौर हाई कोर्ट में एक खातून जो है बतौर चीफ जस्टिस अपनी खिदमात सर अंजाम देंगी। ये एक बहुत अच्छी खबर है। वेमेन एम्पावरमेंट, जहाँ ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन हो और इस तरह से अदालत के अंदर और इतने बड़े ओहदे पर एक खातून जज का फ़ाइज़ होना, चीफ जस्टिस के तौर पर फ़ाइज़ होना, ये बहुत ही एक अच्छी डेवलपमेंट है। और जस्टिस शफ़ी मोहम्मद सिद्दीकी साहब जबकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामज़द हुए हैं, जबकि जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की जो सीनियरिटी लिस्ट है इसमें तीसरे नंबर पे थी, लेकिन उनको चीफ जस्टिस के तौर पे इनकी खदमात को लेने के हवाले से ये फैसला सामने आया गया है। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी पे हम जो 100 दिन की कारकर्दगी है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि वो हमें खासी एक्टिव नज़र आ रही हैं और उन्होंने जिस तरह फ्लोर ऑफ द हाउस पे खुलकर अपने 100 दिन की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से बात भी की, फिर चाहे वो ईद का त्यौहार हो या दीगर चीज़ें हों, उनके इनिशिएटिव्स हों, उनकी मुख्तलिफ स्कीम्स हों, मेडिकल हो या मेडिकल सेक्टर की जहाँ मैं बात करी हूँ, एजुकेशन सेक्टर की बात करी, उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने बहुत जो कह लें
हाँ, उन्होंने उसको हाईलाइट भी किया और उसको जहाँ कहीं सराहा जा रहा है वहाँ पे उनको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है कि क्या वाकई जो स्कीम्स लाई जा रही हैं, जो फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है, ये इतनी रियलिस्टिक अप्रोच है। क्योंकि ज़ाहिर है जो मुल्क के हालात हैं, इकॉनमी की सूरत हाल है, उसमें इस तरह के इनिशिएटिव्स का लिया जाना, क्या ये लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट आएगा या नहीं, इस हवाले से जी बात होगी। और अभी मुझे लगता है कि मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमारा राबता नहीं हुआ। मेरे ख्याल से हम ब्रेक ले लेते हैं जी, हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि मज़ीद जो हमारे पास मेहमान हैं उनसे भी गुफ्तगू करें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आए जनाब। आपको पता है वैसे तो पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा और ब्राइट इमेज है दुनिया के सामने, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, व्लॉगर्स आते हैं जो पाकिस्तान को देखते हैं, फिर अपने सोशल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत बेहतर अंदाज में पाकिस्तान के हवाले से बताते भी हैं। आपने इब्रार हसन के हवाले से सुना होगा, बहुत मशहूर जो कह लें यूट्यूबर भी हैं, बाइकर भी हैं, और जमन निज़ाद पाकिस्तानी बाइकर हैं, और ये पाकिस्तान का और पूरी दुनिया का अपनी बाइक पे दौरा करते हैं और मुख्तलिफ जगह घूमते भी हैं, और आप इनके यूट्यूब चैनल पे भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें नज़र आते हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तान आते हैं उनको कस्टम मुकाम की जानिब से कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो हमने सोचा कि क्या चैलेंजेस होते हैं इनसे जानते हैं और आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दैट्स रियली सैड, क्योंकि नॉर्मली हम यहाँ पर देखते हैं कि हम टूरिज़म को प्रमोट करने के हवाले से बात करते हैं, टूरिज़म के हवाले से बार बार कहते हैं कि हमें इनकरेज करना चाहिए, और इब्रार तो एक बहुत पॉजिटिव या बेटर इमेज लेकर आए हैं पाकिस्तान का दुनिया भर में। आप इनका यूट्यूब खोल कर देखें, उसमें बेतहाशा ऐसी वीडियोस हैं जिसमें उन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान को दिखाया है, पॉजिटिविटी को दिखाया है। और इस तरह से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उतने टूरिज़म फ्रेंडली नहीं है, या ओवरऑल भी हमारे यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। सोचें कि ये तो एक लोकल के साथ हम ये कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते होंगे उनके साथ क्या होता होगा, उनको कितने चैलेंजेस होते हैं। और जिस तरह इब्रार ने कहा है कि वो आइंदा अपनी बाइक के साथ नहीं आएंगे, अगर किसी का एक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो वो फिर कैसे किसी इर्द गिर्द या वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोगों को कहा जाए कि जी वो आप कर सकें। चले जी, ये तो हमने आपको बताया। आई होप कि इस पे चीज़ें कुछ कंसिडर की जाएँ और उसको बेहतर किए जाएँ, और हम अपने शो में कोशिश यही करते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों को हम आपके सामने लेकर आएँ। आज हम आपको एक मुग़ल दौर की शायरा के हवाले से बताएंगे। हब्बा खातून आप कौन थी, ये कश्मीरी कल्चर को उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए किस तरह से पोर्ट्रे किया, इनके हवाले से एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के दौर की शायरा हिबा खातून, जिनका असल नाम जोन है, ने अपनी जिंदगी में वो शोहरत हासिल की जिसका सिर्फ तस्वुर किया जा सकता है। एक बुजुर्ग शेख मसूद के कहने पर उन्होंने अपना नाम हिबा खातून रखा। अपनी शादी की नाकामी के बाद कश्मीर के बादशाह यूसुफ शाह चक की जिंदगी में शामिल हुई। मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने हुकूमत मजबूत करने के लिए कश्मीर पर हमले के बजाय बादशाह यूसुफ चक को एक मंसूबे के तहत कैद कर लिया। गिरफ्तारी के कुछ अरसे बाद यूसुफ शाह चक को रिहाई तो मिल गई, मगर कश्मीर वापस जाने की इजाजत न मिली और उसका जलावतनी ही में इंतकाल हो गया। उसकी जुदाई में हिबा खातून ने शाहाना माहौल को खैर बात कहा और दरियाए जेहलम के किनारे एक कुटिया में रहने लगी, जहां 20 बरस रहने के बाद 1609 में खालिक हकीकी से जा मिली। उन्हें अपने हुस्न और शायरी की बिना पर मलका कश्मीर भी कहा जाता है। वक्त ने हिबा खातून की शायरी को जिंदा रखा और आज भी उन्हें कश्मीर की अदबी तारीख की सबसे बड़ी शख्सियत करार दिया जाता है। हिबा खातून वो शायरा है जिसने कश्मीरी शायरी में सबसे पहले गीत मुतारिफ कराया, लेकिन उनकी मकबूलियत का सबब उनकी गज़लें हैं। उनकी शायरी 16वीं सदी ईस्वी की नुमाइंदा शायरी है। सादगी और सलासत के बावजूद ज़बान व बयान पर फारसी शायरी का असर गालिब है, जिसमें असरी आगही का भरपूर अक्स जलवागर है। उन्हें मौजूदा कश्मीरी गज़ल का बानी समझा जाता है।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सुबह सुबह आज आपको डिज़र्ट मिलेगा खाने को वर्चुअली, मुझे लाइव मिलेगा, आपको वर्चुअली मिलेगा। जनाब हमारे सेगमेंट का नाम है शेफ़ चैलेंज और ये आज हमारे साथ जो शेफ़ मौजूद हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं, इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और इनका मैं सोशल मीडिया हैंडल भी देख रही थी, बड़े ज़बरदस्त कंटेंट भी बनाती हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज़ भी। बेसिकली शी इज़ ए रेसिपी डेवलपर, रेस्टोरेंट्स में मुख्तलिफ कंसल्टेंट के तौर पे भी काम कर रही हैं। उसके अलावा डिज़र्ट्स को लेकर बड़ी इनकी एक्सपर्टीज़ है। सो हमने सोचा कि आज आयशा को बुलाया जाए। आयशा सरवर इनका नाम है और आयशा आज हमें सेट पे ज्वाइन करें। आयशा वेलकम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा आप माशाल्लाह 9 इयर्स से एज अ शेफ़ काम कर रही हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कैसा एक्सपीरियंस है अब तक? खाना बनाने का शौक़ था या वैसे ही ट्राई किया और बन गई? बेसिकली मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अच्छा, या आई एम एन एक्सीडेंटल शेफ। अच्छा, आई वाज लर्निंग टू फ्लाई, आई वाज बिकमिंग अ पायलट प्रीवियसली। ओके। और अचानक से माय फ्रेंड जस्ट टोल्ड मी कि लेट्स गो एंड यू नो चेक आउट दिस बेकिंग पेस्ट्री कोर्स। ओके, ठीक है। वहाँ पर गई एंड आई जस्ट फेल इन लव विद दैट। उसके बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। आई गेव ट्रायल्स फॉर नेशनल culinary टीम ऑफ पाकिस्तान एंड आई एम अ सीनियर मेंबर एज वेल। पाकिस्तान की डिफरेंट कॉम्पिटिशंस आई हैव वन इंटरनेशनली as well as nationally. That's amazing. So I mean representing Pakistan के अंदर कुछ इस तरह का है कि you just want to keep on doing the work, keep on researching yes, it. Yes, absolutely. अच्छा, तो एक पायलट बनते बनते खाना या शेफ के तौर पे आना, इट्स लाइक बिल्कुल ही ऑपोजिट काम है। एग्जैक्टली, मतलब मैं खुद हैरान हुई हूँ कि एक बंदा पायलट बना और सोचे कि मैं कुकिंग करूँ, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। तो आयशा अभी मुझे ये बताएं कि आपकी जो डिज़र्ट्स को लेकर आपकी एक्सपर्टीज़ भी हैं, तो आज आप हमें क्या बनाने वाली हैं और किस तरह से बनेगा? मुझे मैंगोज नज़र आ रहे हैं, आम का सीज़न है, तो ज़रा बताएं। बेसिकली यू नो इट्स सो मच हॉट नाउअडेज, ठीक है, और मैंगोज आर द किंग ऑफ फ्रूट। सो आई थॉट टू मेक समथिंग जो कि नोबे को ईजी टू मेक और रिमेंबर, क्विक बन जाए। हाँ, क्विकली बनाने का एक तरीका क्विक बन जाए और उसको रेफ्रिजरेट करके बाद में हम इंजॉय करें। ज़बरदस्त। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? तो ऐसा अच्छा, द रेसिपी इज़ लाइक वेरी सिंपल। वी नीड फ्रेश मैंगो, सम चॉकलेट केक, यू कैन गो विद वनीला एज वेल, बट चूँकि ये चॉकलेट एंड मैंगो ड्रीम डिज़र्ट है तो चॉकलेट इज़ द मस्ट। ठीक है। केक आपको अवेलेबल हो सकता है कहीं से? आप खुद भी बेक कर सकते हैं? खुद भी बेक कर सकते हैं। यू कैन टेक ब्राउनीज एज वेल इफ़ यू वांट। कपकेक्स को आपने लाइक क्रम्ब किया, वो डालिए, एनीथिंग दैट्स इन द chocolate zone. Then we have some chocolate chunks over here. I have dried rose petals just for the decor purposes. Okay. Whipping cream है, एकदम chill होनी चाहिए आपके पास, and then some mango puree. Mango puree. Very easy ingredients. तो हम बनाना शुरू करते हैं। साथ साथ थोड़ा बता दें, क्योंकि डिज़र्ट्स के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों की जो कहते हैं गलती भी करते हैं। बिल्कुल। बिकॉज एज ए शेफ आपको पता होता है कि क्या टेक्निकलिटीज़ हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो भी आप साथ साथ बता दें। अच्छा, ये जो नो बेक डिज़र्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ लाइक वेरी वेरी फॉरगिविंग। ठीक है। या जो बेकिंग है दैट इज़ अ टोटली साइंस। अगर उसके अंदर एक चीज़ भी आपकी मिस होती है ना, इट्स गोना यू नो टेल इन द रिजल्ट्स। होता है बहुत बुरा। सो बहुत सारे जो लोग हैं वो इस वजह से भी नहीं कर पाते। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक चंक्स ऑफ चॉकलेट केक। ठीक है। इसको हम आराम से नीचे लगा लेंगे। अच्छा, ये इंडिविजुअल सर्विंग वैसे तो बन रही है, ठीक है, इन द शॉर्ट्स, इन द ग्लासेस, व्हाटएवर यू वांट। इसको आप डिश में भी बना सकते हो, स्पेशली व्हेन देयर इज अ ह्यूज गैदरिंग एट योर प्लेस। तो उसमें आप लेयरिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, आप लेयरिंग कर सकते हो। जैसे आपने इन शॉट्स के अंदर, इन ग्लासेस के अंदर हम लेयरिंग करें, अगर आपने ज़्यादा लोग आप केटर करे हैं या आपके गेस्ट ज़्यादा हैं, तो आप इसको अच्छे बड़े बोल के अंदर उसकी लेयरिंग के साथ इसी तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। आपने पहले केक या जो भी चंक्स है ब्राउनी के, उनको सेटल किया उसके अंदर, and then what we are going to do? अच्छा, ये ऐसा डिज़र्ट है दैट यू कैन मेक अहेड ओवरनाइट, और ये जितनी देर रेस्ट होगा, नो बेक डिज़र्ट जितनी देर रेस्ट होते हैं उनका उतना ही अच्छा और एक मैच्योर किस्म का टेस्ट जो है वो निकलता है। नाउ आई एम गोना टेक सम मैंगो प्यूरे। ओके। और इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डाल देंगे। और मैंगो का सीज़न है, इसमें तो इतने मज़ेदार डिज़र्ट्स बन सकते हैं। आप खाली अपने बच्चों को सिर्फ मैंगो खिलाने की बजाय उनको कोई और फ्रूट्स भी बीच में ऐड करके, कोई भी ऐसी चीज़ ऐड करके खिला सकते हैं। एवरीथिंग गोज़ विद चॉकलेट। हाँ, चॉकलेट के साथ तो कुछ भी, मतलब चॉकलेट लवर मैं बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्हें चॉकलेट पसंद नहीं होती। आई डोंट नो व्हाई। एवरी सिंगल टाइम मैं अम्मी से कि मैंने चॉकलेट का कुछ नहीं खाना, कहती हूँ कौन लोग हैं, कहाँ से है। दैट्स द सेम कमेंट आई एक्चुअली कि कौन लोग हैं भाई कि चॉकलेट नहीं पसंद आप लोगों को।
सो या चॉकलेट कितने It's very strange वैसे। हाँ वैसे वाकई एक ये और एक जो जिनको चाय नहीं पसंद होती। कौन लोग हैं वो ये इस पे आपको पता है आज शो के आगाज़ में सुबह से बात हो रही थी मेरी कैमरा टीम के साथ कि चाय अच्छी होना इज़ सो इम्पॉर्टेंट आपके मूड के लिए सुबह सुबह सो Okay, now we are gonna layer our whipping cream. ओके Always remember जो आपने क्रीम को whip करना है, it has to be very chill. Otherwise ये whip नहीं ठंडी होगी। होनी चाहिए। हाँ ये बहुत Okay. ठंडी होनी चाहिए। ठीक इसको है। आप फ्रिज के अंदर स्टोर कीजिएगा। ठीक है। जितनी देर ये रेस्ट होगी उतनी देर बेहतर रहेगी। ठीक है We're just gonna layer on top of the mango puree. ओके लवली वैसे अभी देखने में अच्छा लग रहा है ये और अगर ये ठंडा होगा फ्रिज के अंदर तो ये और भी अच्छा बहुत लगेगा। अच्छा इसका टेस्ट आएगा। नो बिग डिजर्ट्स मिनिमम 4 आवर्स रेस्ट होना चाहिए इन द रेफ्रिजरेटर। ओके 4 आवर्स मिनिमम। ओके उससे आपको टेस्ट बहुत अच्छा मिलेगा और अगर तो ये ओवरनाइट होता है इसका टेस्ट बेहतर से बेहतर होता जाएगा। ज़बरदस्त लाइक यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट एज वेल कि बहुत सारी दफ़ा इस तरह से होता है व्हेन माय स्टूडेंट्स आर कमिंग टू माय क्लासेस सो दे आर लाइक वेरी यू नो कीन टू टेस्ट दैट और उनको हमेशा कहती हूँ दिस इज गोइंग टू टेस्ट योर पेशेंस यू नो। हाँ लेकिन मीठे में आयशा पेशेंस बहुत मुश्किल से आता है जिनका स्वीट टूथ होता है ना वो नहीं उनको आता। बहुत फॉरन क्रेविंग होती है कि अच्छा अब बना लिया अब खा लो सो दैट्स हाउ अक्सर इट का इज I'm like just you know looking at them or they're like tasting the whipping cream, tasting the cake. I was पीछे बचेगा क्या तुम लोगों के लिए? तो आयशा मुझे ये बताया हाउ इज योर एक्सपीरियंस क्योंकि किसी को हर इंसान के हाथ का एक टेस्ट होता है आई बिलीव एंड आई डोंट नो इफ यू एग्री विद दिस और नॉट। I do actually. कि हर एक का टेस्ट होता है और जब आप सिखा रहे होते हो यू नेवर नो कि अगला बंदा किस तरह से इसको परसीव कर रहा है आपकी टेक्निक्स को समझ भी रहा है कि नहीं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। ऐसा ही है। आई बिलीव कि जो टेस्ट है वो अल्लाह ताला की देन है। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इफ़ यू हैव इट और ये जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र होता है। सो आई हैव सीन पीपल जिनकी नानी के हाथ में या दादी के हाथ में टेस्ट था उनकी माओं के हाथ में टेस्ट था और वो आगे उस तरह से ट्रांसफ़र होता रहा है। और कभी कभी नहीं भी होता नहीं I'm होता one of तो the- कि अब नानी और अम्मी के हाथ में टेस्ट था और जब मुझे खाना बनाना पड़ता है इट्स लाइक वेरी बैड समटाइम्स। सो आई हैव एडेड चंक्स ऑफ चॉकलेट ओह वाओ और इसके अंदर अब हम इसे लेयर करेंगे विद सम Mangoes. फ्रेश मैंगोज। ओके आप चाहो तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का भी एडिशन कर सकते हो। कोई भी फ्रूट जो आपके बच्चों के I love you. पसंद है। You can mix and mash berries with kiwi and mango. It's gonna taste amazing. कलरफुल अच्छा भी बहुत लगता है वेरी बिल्कुल। नाइस। ओके इस पे फ्रेश मैंगोज की लेयरिंग हुई है ये बार बार हम इसलिए बताएं क्योंकि बोल में भी आप सर्व कर सकते हैं और ये इसी तरह से आयशा एज इट इज लेयरिंग होगी एज इट इज लेयरिंग होगी। आप चाहो अगर पोल ज़्यादा डीपर है तो आप इसको ट्राइफल की सूरत में भी कर सकते हो। लाइक ट्राइफल हैज़ मोर देन 2 layers, राइट? ओके या यू हैव टू रिपीट द लेयर्स। ठीक है तो वो ट्राइफल की सूरत में इजीली बन जाएगा। ठीक हो गया आप लेयर्स की उसमें कर सकते हैं परफेक्ट। तो आयशा नॉर्मली हमारे यहाँ डिज़र्ट्स का बहुत वो एक कह रहे क्लीशे से डिज़र्ट्स होते हैं 3-4 जो हमें पता होते हैं हमने बना लिए हैं। एक्सपेरिमेंट करते हुए लोग बहुत डरते हैं कि अच्छा ख़राब हो गया तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में बनाएंगे। ख़राब चीज़ ठीक करने का कोई तरीका नहीं होता? अगर तो आप बेकिंग कर रहे हो तो नो आई एम Okay. सॉरी बिकॉज इट्स Sorry to disappoint you, अगर आप baking कर रहे तो इट्स नहीं। वेरी अनफॉरगिविंग। लेकिन हाँ ज़्यादातर सेवरी के अंदर यू कैन ऑलवेज डू समथिंग अबाउट इट। ठीक है। जैसे नमक कम हो गया हाँ, तो वो उसमें तो आप और कर डाल लेते दिया। हो, हाँ। लेकिन बेकिंग के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नो बेक के अंदर आपको समटाइम्स लीवे मिल जाता है डिपेंडिंग अपॉन द रेसिपी दैट यू आर क्रिएटिंग। ठीक है We're just gonna layer another layer of the chocolate. हम इसको स्मॉल शॉट्स के अंदर भी आयशा बना सकते हैं। बिल्कुल आप बना ग्लासेस सकते तो हैं। आप स्मॉल शॉट्स जो होते हैं उसके अंदर भी उसके अंदर वैसे बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। हाँ क्यों भी Honestly, लगता है it's और my मुझे लगता है favorite. और बहुत ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। अभी आप सर्विंग कर रहे हैं तो इतना बड़ा ग्लास आप किसी को दें कुछ लोग पसंद करते हैं कुछ लोग खा जाते हैं और लेकिन कभी कभी लोगों को तो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी तो शॉट्स के अंदर यू कैन टेक 1 or 2 शॉट्स और वो अच्छे भी लगते हैं देखने में भी। बिल्कुल। रेस्टोरेंट्स में इन जनरल वैसे सर्विंग की जाती है जब आप बफे वगैरह करने जा रहे हैं कहीं मोस्टली पे। इसके अंदर जेलीज बनी होती हाँ, हैं या मूस बने exactly. मूस सर्व होते हैं उसके अंदर। It looks nice. थैंक यू। इट्स गोना टेस्ट
Yeah, better than नहीं you know, उसकी you always eat with your eyes first. एग्जैक्टली आपकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए। ओके अच्छा, ये व्हिप्ड क्रीम का थोड़ा सा आयशा हमें बताएं। इन जनरल लोग जब व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये बहुत अच्छा इसका टेक्सचर है, इट्स वेरी स्मूथ। क्या इसके लिए हमें ऑटोमेटिक वही चाहिए होती है मशीन, या हमने इसको हाथ से भी इतनी अच्छी व्हिप हो जाती है? अगर आप हाथ से व्हिप करोगे तो आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या आपका अपर बॉडी वर्कआउट वैसे ही हो जाएगा। ओके लेकिन येस, लाइक जोक्स अपार्ट, आपको ज़रूरत इलेक्ट्रिक बीटर की ही होती है। ऑलवेज टेक अ वेरी चिल वन। और इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं आइसिंग शुगर को। आइसिंग शुगर चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव 1 कप ऑफ व्हिपिंग क्रीम, तो इसके अंदर 1/4 कप या इससे थोड़ी सी कम आइसिंग शुगर चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर दैट यू आर वर्किंग इन। अगर इसमें वेदर का भी रोल है? या क्योंकि जो आइसिंग शुगर होती है इट्स द फैक्ट्री फार्मूला और वो स्टेबलाइज करती है आपकी क्रीम को। ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा गर्मी में काम कर रहे हो, क्रीम जो है वो पिघल रही है, इट्स गेटिंग हॉट और स्टेबल नहीं हो रही, यू हैव टू ऐड मोर आइसिंग शुगर समटाइम्स। वेरी गुड। या ये अच्छी टेक्निक बताई है आयशा ने। अब नॉर्मली जो ऐसे बेकिंग करते हैं जिनको आइडिया होता है, लेकिन घरों में भी ख़वातीन की आदत होती है कि वो यूट्यूब या ख़ुद से टीवी के ऊपर कोई रेसिपी देख के ट्राई करती हैं, तो ये बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो समटाइम्स हमें आइडिया नहीं होता। सो रोज़ ड्राइड रोज़ पेटल्स आयशा इस पे कर रही है। ओह इंटरेस्टिंग। Roses are edible. Yeah. What I do is whenever somebody gives me roses, or like I'm very fond of having something, you know, on top of it, just to make another level of the dessert. तो आप हमेशा उसको ड्राई कर सकते हो in the oven. ओह अच्छा, अवन में आप ड्राई करके। अच्छा, रोजेज आर एडिबल, आप इसको खा सकते हैं, लेकिन समटाइम्स लोग नहीं पसंद करते। अगर उनको पसंद है तो आप कर लें, और ऐसा करें कि आप इसको भरे ना, लोग साइड पे करके भी खा लें। मैंने अक्सर जगह बेचारे देखा है, इतना अच्छा डिज़र्ट होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो टॉपिंग पे होती हैं, लोग पसंद नहीं कर रहे होते, फिर वो ज़ाया जा रही होती हैं, तो बेहतर है इसको थोड़ा थोड़ा आप अवॉइड भी कर लें। बट इतनी खुश शक्ल किस्म का ये डिज़र्ट है ना, आयशा ने पहले ही कह दिया कि सब्र करके खाना है, फ्रिज में रख के खाना है, वरना हम इसको अभी कर देते हैं ना। बिल्कुल इक्वल। We are done. Oh wow. Yeah, see how simple, how quick this dessert is. I think anyone can make it. Very quick and very simple. You are so right. क्योंकि डिज़र्ट बनाना बहुत, क्योंकि जब आप किसी की दावत कर रहे होते हैं, कुछ हो रहे होते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा खाने का होता है ना कि खाना बनाना। डिज़र्ट बेचारे की बारी बहुत बाद में आती है। डिज़र्ट की सब में जगह रखी होती है और बारी उसकी बनाने वाले की बहुत बाद में आती है। सो आयशा, थैंक यू वेरी मच, ये बहुत ज़बरदस्त है। इन द एंड कोई भी बात आप हमारे देखने वालों से कहना चाहें रिगार्डिंग योर रेसिपीज़, और आप अपने प्लीज़ चैनल के हवाले से भी बताएं जो आप कंटेंट बनाती हैं। So I always strive to make recipes that are under 10 minutes, quick हो और easy to follow. You can subscribe me on YouTube by the name of I am Chef Aisha, or you can join me, follow me on Instagram or TikTok by the same name, I am Chef Aisha. You're gonna find a lot of content over there, a lot of tips and tricks, especially in terms of baking, क्योंकि baking is all science. हाँ, it's all science and it's all about techniques आपको baking करते हुए। Thank you very much आयशा, it was lovely meeting you, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा डिज़र्ट बनाया। आयशा साहब हमारे साथ मौजूद थी, इनसे हम बात कर रहे थे, एक मज़ेदार किस्म का डिज़र्ट इन्होंने हमें बना के दिखाया। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। इतनी वैरायटी आपको किसी शो में मिलेगी। एक तरफ हम आपको खाने बनाने सिखा रहे हैं, दूसरी तरफ हम आपको आपकी हेल्थ के हवाले से बता रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकल डिस्कशन करें। अभी जो टॉपिक है बड़ा इम्पॉर्टेंट है जी। कल बल्कि इनफैक्ट 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे सरवत गिलानी की एक वीडियो आ रही थी जिसमें वो अपने पोस्टमार्टम डिप्रेशन को लेके बहुत खुलकर बात कर रही थी, और जिस पे उन्होंने कहा कि उनको अपनी शायद पहली दफ़ा जब उन्होंने बेबी उनका हुआ था तो उनको आइडिया नहीं था, लेकिन दूसरी बच्चे की बार उनको बहुत सिवियर डिप्रेशन हुआ पोस्टमार्टम, और जिसकी वजह से उनको बहुत सारे ऐसे थॉट्स भी आते थे जो बहुत अजीब से थे जो अपने बच्चे को लेकर। हम टीम ने भी यही सोचा कि इस हवाले से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये तो वो एक मीडिया पर्सनालिटी हैं जिन्होंने शायद इस हवाले से बात कर ली, लेकिन हमारे घरों में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, बहुत सारी ऐसी यंग एज की लड़कियां हैं जो जल्दी माएँ बन जाती हैं, फिर उनको आइडिया नहीं होता है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन है क्या, इसको ओवरकम कैसे करना है,
इसके लिए आपको किसी से कंसल्ट करना है या क्या बात करनी है, तो आज हमने सोचा इसी हवाले से बात की जाए। आज हमारे साथ डॉक्टर आफाफ मौजूद हैं, पहले भी हमारे गुड मॉर्निंग पब्लिक का कई दफ़ा हिस्सा बन चुके हैं, बहुत बेहतर अंदाज में बताती है, रिहैब कंसल्टेंट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आफाफ, कैसी हैं आप? थैंक यू अर्मिला, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर आफाफ, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी टॉपिक है क्योंकि शायद सरवत गिरानी की हम एग्जांपल दे रहे हैं, उनको आइडिया था, पढ़ी लिखी थी, उन्होंने सुना था, उनको आइडिया हो गया, लेकिन हमारे घरों में यंग एज की प्रेगनेंसी है, उसमें बच्चे हो जाते हैं, लड़कियों को आइडिया भी नहीं होता कि ये है क्या। थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं। अर्मिला, ये जो टॉपिक है डिप्रेशन का, ये वाला टॉपिक, इस पे बहुत कम बात होती है। जैसे आपने बताया, डिप्रेशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं और उसमें ये टाइप जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टनेटल डिप्रेशन कहा जाता है, इसको बहुत कम डिस्कस किया जाता है। आपको पता है मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ तो हमारे यहाँ, हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में वैसे ही बहुत कम डिस्कस किए जाते हैं, उनको अंडरस्टैंड बहुत कम किया जाता है। लेकिन ये वाली जो टाइप है डिप्रेशन की, इसको तो बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं किया जाता। थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ, कोशिश करूँगी कि आसान सादा अल्फाज में बताऊँ ताकि हमारी जो ख़वातीन हैं वो इस चीज़ को समझ सकें। जब कोई भी औरत बच्चे के पैदाइश के अमल से गुजरती है तो उसके जिस्म में बहुत सारे चेंजेस आती हैं और वो चेंजेस ज़ाहिर है उसकी ना सिर्फ जिस्मानी तब्दीलियाँ ला रही होती हैं, बल्कि जब बच्चा आ जाता है तो उसके बाद उसकी लाइफ का एक ट्रांजिशन पीरियड है और बायोलॉजिकली चूँकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आते हैं और वो हार्मोनल चेंजेस आपका जो केमिकल बैलेंस है ब्रेन का, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। सो इट्स वेरी कॉमन। इसमें थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट भी करना चाहूँगी क्योंकि बाज़ हमारे जो पेशेंट्स हैं वो इसको मिसअंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। एक टर्म आपने सुनी होगी, बेबी ब्लूज़। बिल्कुल ठीक है। बेबी ब्लूज़ भी बिल्कुल इसी तरह से ही है कि राइट आफ्टर योर डिलीवरी और प्रेगनेंसी आप इसमें से गुजरते हैं। बेबी ब्लूज़ जो है ये डिप्रेशन का फेज़ जस्ट स्टे करता है 2 वीक्स राइट आफ्टर योर डिलीवरी, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद से 2 हफ्ते तक ये रहता है। इट्स वेरी नॉर्मल। इसमें आमतौर पे ख़वातीन चिड़चिड़ापन महसूस करती हैं, उनके अंदर स्ट्रेस की सिचुएशन आती है वो नींद उनकी डिस्टर्ब हो सकती है, खाना पीना डिस्टर्ब हो सकता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उन्हें लगता है कि थोड़ा वो अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं, बाज़ वक़्त बॉडी शेमिंग आती है, इस तरह की चीज़ें फ़ील करती हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ 2 हफ्ते तक स्टे करती है। इट्स वेरी कॉमन। कहा जाता है कि हर 10 में से 8 ख़वातीन इसमें से गुजरती हैं, या ये भी हो सकता है कि 2 में से 1 खातून जो है वो ये ब्लू बेबीज़ के फेज से जो है वो गुजरती है। सो इट्स नॉट दैट वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन इसको भी ज़ाहिर है मैनेज करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। ठीक है। लेकिन जो ये हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, जिसको ये पोस्टनेटल डिप्रेशन कहते हैं, ये तो काफ़ी स्वेयर होता है और इसका दौरानिया जो है वो 1.5-2 महीने से लेके अगर इसको मैनेज ना किया जाए तो खुदा ना खास्ता ये फिर सालों तक भी मुहित रहता है। ठीक है। और ये आपको उसी तरह से, उसी डिप्रेशन की तरह से डिस्टर्ब करता है जैसे कोई भी आपको जनरल डिप्रेशन के जो डिसऑर्डर्स आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपके लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस फंक्शनिंग लेवल है उसको डिस्टर्ब करते हैं। इसी तरह से चूँकि उस वक्त औरत अकेली नहीं होती है, फौरी तौर पे उसके साथ एक बहुत छोटा सा बेबी भी आया हुआ होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ उस औरत की ज़िंदगी को प्रॉब्लमेटिक नहीं करता ये डिप्रेशन, बल्कि उसके साथ जुड़े हुए जो लोग होते हैं, खासतौर पे बच्चा जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसका हस्बैंड है, उसकी फैमिली है, अगर और बच्चे उसके पहले से हैं तो वो भी उसको प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं। सो दिस इज़ सिंपली मतलब हम जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप किस तरह इस चीज़ को समझ सकते। अच्छा, अब ये आपने तो डिफ्रेंशिएट कर दिया कि वो 2 हफ्ते का है एक जो बेबी ब्लूज होते हैं मदर को, लेकिन एक ये चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग करती है। सिम्टम्स क्या है? अब समटाइम्स लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और ख़वातीन खुद भी इनफैक्ट उनको लगता है जी अच्छा हम चिड़चिड़ापन है, हमारी तबीयत नहीं ठीक है, या हमने अभी अभी बेबी डिलीवर किया है। सो सिम्टम्स को थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, जो भी सिम्टम्स मैं ये बताऊंगी उनकी परसिस्टेंस हम चेक करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी मूड स्विंग होना, इट्स वेरी नॉर्मल, नेचुरल। मतलब आप किसी भी तब्दीली से गुजरते हैं, जैसे कि मंथली सर्कल होता है फीमेल्स का, उसमें भी आमतौर पे जो लड़कियां होती हैं वो उसमें मूड स्विंग्स होते हैं। वो एक टाइम पीरियड होता है 2, 4, 5 डेज़ का और मैक्सिमम 1 वीक का, उसमें से आपने गुजर गए, यू फील ओके। लेकिन ये वाला जो पीरियड है, जैसे मैंने कहा कि बेबी ब्लूज़ हैं, वो 2 वीक्स तक ये वाली सिचुएशंस आएंगी, यानी आप चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे, आपको भूख प्यास का आपका प्रॉब्लम होगा, आपको नींद ठीक से नहीं आ रही होगी या ज़्यादा आ रही होगी, नींद आ भी रही होगी तो ज़ाहिर बेबी होता है, आप सो नहीं पाते हैं, आपका इंटरेस्ट डेली एक्टिविटीज़ में कम हो जाता है,
अच्छा, अभी जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है इसमें थोड़ी सी ज़्यादा सीवियर सिचुएशन से कंडीशंस आती हैं। अब वो क्या है, वो ये है कि आपकी अटैचमेंट बच्चे के साथ डेवलप नहीं हो पा रही होती, आपकी वो फीलिंग्स नहीं आ पा रही होती आपके बच्चे के साथ, या आपके हस्बैंड के साथ वो वाली फीलिंग्स नहीं आ रही होती, यानी आपको अपना आप इतना बुरा लग रहा होता है तो आपको अपना बच्चा या आपका जो भी स्पाउस है वो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा होता। खुदा न खास्ता कुछ लोगों में जो है वो ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि ये मैंने ये क्यों कर लिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या फिर ये भी एहसास हो सकता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, यानी वो एक्स्ट्रा केयरिंग भी हो सकती है कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया। यानी बार बार खवातीन जो है वो देखती हैं कि मेरे बच्चा सांस ठीक ले रहा है, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा होता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, इसको कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मेरा हाथ के नीचे तो नहीं आ गया, मतलब मुख्तलिफ तरह से वहम उनके दिमाग में जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं, थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। सो ये इतनी एक्सट्रीम होती हैं और कुछ खवातीन के अंदर खुदा न खास्ता खुदकुशी तक के एहसासात जो हैं वो इस दौरान में आते हैं। और अर्मिला, ये बहुत ज़रूरी है कि इसको एज़ अर्लीस्ट ट्रीट किया जाए। जैसे मैंने कहा कि अगर आप इसको जैसे 45 डेज़ या 2 मंथ्स के अंदर अंदर आप इसको अगर डील नहीं करते तो ये सालों तक मुहीत हो सकता है, ये वाला डिप्रेशन जो प्रोलॉन्ग कर सकता है। यस, और इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है, अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, आपकी अपनी लाइफ तो डिस्टर्ब है, जैसे मैंने आपको कहा, आपके बच्चे के साथ आपकी वो अटैचमेंट नहीं बन पाती है, और वो वाला टाइम पीरियड है अर्ली ईयर्स का, उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा तवज्जो और एक एहसास की ज़रूरत होती है। देखिए, तवज्जो होना तो एक अलग बात है, लेकिन जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो बहुत ज़रूरी है, और वो इमोशनल बॉन्डिंग अगर आप अपने बच्चे को नहीं दे पाते तो उसकी पर्सनालिटी के बहुत सारे मसाइल लेटर ऑन जाके हो सकते हैं। सिमिलरली जब आपके हस्बैंड के साथ आपका अटैचमेंट नहीं होगी, आपका घर में ध्यान या तवज्जो नहीं होगी, तो बहुत सारे मसाइल होंगे। अच्छा, अब ये तो हो गया खातून का खुद से पता होना कि उसको ये डिप्रेशन हो रहा है और ये प्रोलॉन्ग कर रहा है। अब हमारे यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी का बड़ा मसला है, ससुराल में रह रहे हैं तो वहाँ मसला है, अगर कहीं आप जॉब पे जा रहे हैं वो मसला है, मतलब हर एक फैक्टर उसमें हो जाता है। इवन हस्बैंड समटाइम्स अंडरस्टैंडिंग नहीं होते कि एक बेबी को डिलीवर किया है, एक इंसान को दुनिया में लेकर आई है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसको स्पेस चाहिए, उसको तवज्जो चाहिए, उसको भी वो केयर चाहिए जो बच्चे को चाहिए। सो फैमिली का, इन लॉज का, इवन आपके अपने पेरेंट्स का अंडरस्टैंडिंग होना इस बात की कितना ज़रूरी है। बल्कि हमने तो यहाँ तक भी देखे है, जब हमारे पास कोई पेशेंट्स आते हैं तो वो यही रिपोर्ट करते हैं कि उनके घर में जो बड़े हैं वो यही कहते हैं, खासतौर पे खवातीन जो होती हैं, तुम्हें क्या हो गया, तुमने कौन सा अनोखा बच्चा पैदा कर लिया है, हमने भी किए हैं, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। और इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि खातून खुद तो महसूस कर रही होती है, बाज़-औक़ात ख़वातीन खुद भी इस चीज़ को नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि हमारे अंदर एक जो साइकोलॉजिकली हम फील करते हैं कि वो यार लाइक अ सुपर वुमेन, हम कोशिश करते हैं, हमने कंप्लेन नहीं कर रही है, हमने कंप्लेन नहीं करनी है, खासतौर पे जो ख़वातीन जॉब कर रही होती हैं। अच्छा, उन्हें होता है कि हमने बैलेंस रखना है, अगर हमने खुदा न खास्ता इसी कंप्लेन की तो वो ये ना समझें कि हम जॉब करेंगे, क्योंकि बाज़-औक़ात जॉब करने वाली ख़वातीन के अंदर इटसेल्फ वैसे ही गिल्ट की फीलिंग आ रही होती है कि हम बच्चे को टाइम दे पा रहे हैं, हम फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, हम जॉब कर रहे हैं, हम मतलब इस तरह की मिक्स टाइप फीलिंग्स होती हैं। सो अक्सर तो ख़वातीन खुद ही इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि हम किसी को सच शेयर करें, दे लाइक टू बी सुपर वुमेन। लेकिन मैं ख़वातीन से कहूँगी कि आप अगर इस तरह की फीलिंग्स को महसूस कर रही हैं, जैसे हमने बड़ा क्लियर आज बता दिया कि अगर 2 वीक्स है तो दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल, उन 2 वीक्स में भी अपने ऊपर तवज्जो दें। अगर 2 वीक्स से ज़्यादा ये आपकी चीज़ प्रोलॉन्ग कर रही है तो आपको फौरी तौर पर अपने कंसल्टेंट से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि मिक्स टाइप चीज़ें होती हैं, बाज़ कुछ हेल्थ इशूज़ भी आ रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वो फिर जब आपका कंसल्टेंट होता है वो इसको बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाता है। अच्छा डॉक्टर रफ़ा, आपने सिर्फ ख़वातीन को पॉइंट आउट किया, मैं मर्द हज़रात से भी कहूँगी, अगर आप ये सेगमेंट देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपने इस बात से ज़रूर सबक लेना है कि अगर आपके घर में एक वाइफ है, उसने एक बेबी डिलीवर किया, उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आई हैं, उसके हार्मोनल चेंजेस हैं, चीज़ें उसके थॉट प्रोसेस है, तो एटलीस्ट आप उसको अगर केयर, अफेक्शन या थोड़ी तवज्जो दे देंगे या सपोर्ट दे देंगे, बच्चा संभालने में उसकी हेल्प कर देंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखें, वही मेरा सेकंड स्टेप यही था कि पहली चीज़ सबसे पहले तो ज़रा खातून को खुद समझना चाहिए। अब बाकी रह गया बात उसके इर्द गिर्द के जो माहौल में लोग हैं, यानी उसका हस्बैंड है या उसके ससुराल में कोई लोग हैं, तो उनको इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या हमारे पार्टनर के अंदर ये वाली चेंजेस ऑफ कोर्स अगर एकदम से आती हैं तो वो बड़ी विजिबल होती हैं, और उस टाइम पे चूंकि खातून की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डबल हो जाती हैं। ठीक है, और ख़ास तौर पे वो वाली ख़वातीन जिनके साथ कोई हिस्ट्री होती है
पास्ट में या फिर उनकी अर्ली एज की प्रेगनेंसी होती है, उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अफाफ, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर इतने बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन किया जी। इस सेगमेंट को करने का पर्पस भी यही था कि अगर आप खातून हैं, आपके बेबी हुआ है या होने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सिम्टम्स हैं। अगर चीज़ें प्रोलॉन्ग कर रही हैं तो आप कंसल्ट भी करें, और जो फैमिलीज़ हैं, जो पार्टनर्स हैं, वो भी इस बात पे तवज्जो दें कि आपने उस सारे प्रोसेस के अंदर एक सपोर्ट का एलिमेंट ज़रूर रखना है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, और इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स, आर्ट वर्क हमारे सामने इस वक्त मौजूद है, और जो आर्टिस्ट हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, एक इंस्पिरेशन है। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ का शौक़ हो ना, तो आपको लाइफ में कभी भी उस चीज़ में झिझकना नहीं चाहिए, किसी भी फेज़ के अंदर कि आप उसको परस्यू करें। हमारे साथ जो आज आर्टिस्ट मौजूद हैं, बेसिकली इनकी आर्ट्स की कोई एजुकेशन नहीं है, दो कि इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में किया पढ़ा है, लेकिन ये अपने पैशन और हॉबी को परस्यू करी हैं, और इन्होंने शादी के बाद, अपने 2 बच्चों के बाद आज सोचा कि इन्होंने अपनी आर्ट को आगे लेके जाना है। राबिया हमारे साथ मौजूद हैं, आर्टिस्ट हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। राबिया, मुझे बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि शादी के बाद, इवन किड्स के बाद, ख़वातीन बिल्कुल कह देती हैं कि बस वी आर डन, अब हमने ज़िंदगी में और कुछ नहीं करना, दिस इज़ आवर लाइफ। बट आई एम सो ग्लैड कि आपने ये काम सोचा, जो आपका पैशन था, आपने उसको परस्यू किया। टेल अस अबाउट योर आर्ट, किस तरह का काम कर रही हैं, कब से कर रही हैं? आई स्टार्टेड आफ्टर माई डॉटर वॉज बॉर्न। उसके बाद मुझे लगा कि लाइफ ख़त्म हो रही है, इट्स जस्ट किड्स, मी एंड जस्ट यू नो हाउस ऑल द टाइम, दैट मोनोटोनस लाइफ एंड ऑल, इट वाज बोरिंग। Yeah. मैं शुरू से मुझे था बिजनेस करना चाहती थी, लाइक सिंस फॉरएवर। ओके। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि यू नो आई वांट टू, ही सेड कर लेना जो भी दिल करता है। फिर ये बात ख़त्म हो गई, एंड देन वन डे आई वेंट, हमने पेंट शॉप पे गए, हमने कुछ चीज़ें ली, छोटे छोटे पेंट्स लिए, ब्रशेस लिए, एंड देन आई स्टार्टेड। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि करो, लाइक इट्स गुड। फिर आई स्टार्टेड मेकिंग पेंटिंग्स एंड ऑल, फिर मैंने पेज बनाया, एंड देन इट ऑल स्टार्टेड। तो किस तरह का आर्ट, आपकी जो पेंटिंग्स हैं, क्या आपका थॉट प्रोसेस होता है? ज़ाहिर है हर एक का एक मुख्तलिफ जॉनरा होता है कि उसने उसके हवाले से बनाना है। सो व्हाट डू यू प्रेफर कि मेरी आर्ट इस तरह की है? आई एक्चुअली डू ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ पेंटिंग। ठीक है, मैंने कैलीग्राफी भी की है, और हर तरह की मैं बनाती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं हर चीज़ एक्सप्लोर करूँ। मुझे बहुत वो होता है कि यू नो आई वॉन्ट टू डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एब्स्ट्रैक्ट भी, ठीक है, और एवरीथिंग। तो या दैट्स अबाउट इट। अच्छा, मुझे राबिया ये बताएं कि जाहिर है जब आप यू आर सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। यस, कम्प्लीटली। हाँ, तो क्या आपने किस तरह से सीखा? वीडियोस देखी, खुद से बनाया, प्रैक्टिस की, किसी को कहा, क्या कैसे किया? पहले तो मैं ड्राइंग करती थी, ओके, और सब ने कहा कि बहुत अच्छी है, लेकिन पेंट्स को करना हैंडल इज़ वेरी डिफिकल्ट। फिर मैंने पेंट्स जब लिए थे और फिर आई स्टार्टेड डूइंग इट, तो आई जस्ट एंजॉयड इट सो मच कि मुझे था कि नहीं, आई जस्ट वांट टू लाइक do it। फिर मैंने लोगों से ऑब्वियसली पूछा, कज़न्स जो NCA से लाइक उन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ है, उनसे मैंने पूछा कि कौन से पेंट शुड आई यूज़। दे सेड कि नहीं, एक्रेलिक अच्छे होते हैं, उसमें टेक्सचर ज़्यादा होता है। आई डोंट डू ऑयल अभी, लाइक आई जस्ट डू एक्रेलिक्स, बिकॉज आई लव पेंटिंग विद एक्रेलिक पेंट्स, क्योंकि बहुत टेक्सचर होता है उनके अंदर ना। ठीक है। सो सबसे इधर उधर पूछ के यूट्यूब करके दैट्स हाउ आई डिड इट। वाओ, लवली। अच्छा, इतनी सारी पेंटिंग्स हमारे आगे इस वक्त यहाँ पड़ी हुई हैं, मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपकी इन सब में जो टाइम कंज्यूमिंग या जो बहुत ज़्यादा आपको लगा कि ये मैंने बहुत दिल से, वैसे हर आर्टिस्ट के लिए हर पेंटिंग बहुत दिल से बनी होती है, लेकिन एक होती है जो बहुत यू नो क्लोज टू हार्ट होती है। आई थिंक जो ये वाली है ना, ओके, दैट वन। या ओके, इस पे मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है, बहुत इसका फेस फिक्स किया एंड एवरीथिंग। तो या क्या थॉट प्रोसेस था इस पेंटिंग को बनाते हुए? सी, इंस्पिरेशन तो थी, या और उसके बाद बस बाकी सारा आइडिया मेरा था, कलर्स कौन से होने चाहिए, बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग। सो उस तरह फिर आई जस्ट पेंटेड इट। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा राबिया, बच्चों के साथ ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब अगर आप खुद अकेले भी रह रहे हो एंड यू आर वर्किंग वुमेन, इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड विद किड्स मुझे लगता है बहुत बड़ा एक महाज है, क्योंकि बच्चों को संभालना, अपनी फैमिली लाइफ देखना,
कैसे टाइम मिलता है, क्योंकि ये तो बहुत जो कह ले कंसंट्रेशन का काम है, बड़ा ध्यान से अपने मूड में जाके एक फेज में जाके करना पड़ता है। बिल्कुल बच्चों के साथ टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इट्स वेरी लाइक कुछ मसला ही नहीं है, बट वो जब सोते हैं देन ओनली आई एम एबल टू डू इट। वो जब जाग रहे होते हैं जस्ट स्पॉइल माई पेंट ब्रशेस, स्टूडियो इज अपसाइड डाउन। तो मुझे बताएं, अभी तक आपने कोई एग्जीबिशन कहीं डिस्प्ले किया है, और किया है तो कहाँ कहाँ किया? आई हैव डन हरियाली ओके twice. Okay. फिर उसके बाद it was difficult leaving kids alone at home and just doing it. फिर एक दो shops में I was displaying it. फिर उसके बाद अभी recently I did it Interboard. उन्होंने pop up किया था, there I did it. तो बस बाकी तो it's online. How's the response? अल्हम्दुलिल्लाह very good. अच्छा, कैसे ख़वातीन इंटरेस्ट लेती हैं, क्या किस तरह के लोग हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं, they order stuff and all that? हर एज ग्रुप है। Oh wow. Literally every age group. ये जो हैं these floral paintings. Floral paintings, okay. Yeah, these floral paintings are like loved by every person. शायद आपको लगता होगा like very like colorful and all, लेकिन हर कोई पसंद करता है, like जो बड़ी एज के हैं वो भी, यंग भी, हर कोई अपने कमरे में like they want to put it somewhere in the house. Yes. Yeah. अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है वो कितना टाइम लगता है एक पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए? Depends on the painting. और बहुत टाइम लग जाता है, कभी 3-4 days लग जाते हैं। और कुछ तो like literally ओवरनाइट हो जाती है। ओवरनाइट हो जाता है। ओ ज़बरदस्त। तो ये मेरे जो सामने पेंटिंग पड़ी है, इसके हवाले से बताएं। This floral one. No, that one? Yeah, no, this one. This floral Starry one? Nights, yeah. Yeah, it took me like literally 4 days. Oh. इसको blend करना was very difficult. हाँ, because ये बहुत वो जो कह ले ना, एक concentration से बनाई हुई लग रही है एक चीज़ के, उसमें हर चीज़ को बैलेंस रखना it's very important, और कलर्स फॉर्म अप कर रहे हैं। blend करना बहुत मुश्किल होता है like this. Okay. अच्छा, अपने पेज के हवाले से बताएं, ऑनलाइन जो लोग आपसे कुछ लेना चाहते हैं, आपकी पेंटिंग देखना चाहते हैं, सो अपने पेज के हवाले से बताओ। Yeah, so I have a page on Instagram by the name of Picturesque by Rabia Nasir. Yeah, that's the handle, and you can order. DM me and you can order. अच्छा, मुझे बताओ कि कोई ऐसा आर्टिस्ट जिससे इंस्पिरेशन लेती हो, जिसकी पेंटिंग, जिसका आर्ट वर्क बहुत पसंद हो? Not one. Okay. Yeah, there are many. अच्छा, जिसकी बस क्लिक कर जाए, या अच्छा, जिसकी भी क्लिक कर जाए। Yeah, and then वो इंस्पिरेशन लेके and then I try to make something of my own. Yes. कोई ऐसी पेंटिंग जिसका अभी जो आपके दिमाग में है कि मैंने ये बनानी है, और अब इसके लिए टाइम या वो एक मूड अभी नहीं बन रहा? वो मैं लैंडस्केप टाइप बनाना चाहती हूँ। ठीक है। और उसके लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए, and I'm just not able to find it with kids. वो किसी दिन आराम से जल्दी सोएंगे, then I'll be able to. Perfect. अभी तो वेकेशंस भी चल रही है। Yeah, it's very difficult. Thank you very much, Rabia. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके। Your artist such a great, you are doing such a great work. आपकी आर्ट बहुत अच्छी है, आपकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं। राबिया को आप जी ज़रूर फॉलो करें, और इनके इंस्टाग्राम हैंडल के हवाले से भी इन्होंने बताया है। और जाहिर है कि एक आर्टिस्ट जब मेहनत करता है तो उसकी आर्ट को अप्रिशिएट किया जाना भी बड़ा ज़रूरी होता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी। इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।